कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस ठहर जाती हैं अधूरी सी, जैसे किसी किताब का फटा हुआ आखिरी पन्ना। आज की कहानी ऐसी ही एक सच्चाई है, एक भाई और बहन की, जो एक रात अचानक गायब हो गए और फिर कभी नहीं लौटे। यह है स्कॉट और एमी फेनल की रहस्यमयी कहानी, जो शुरू हुई एक साधारण शाम से। तो हेलो दोस्तों, आज फिर आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। अमेरिका का अलास्का राज्य, जहां बर्फ की चादरें साल के ज्यादातर हिस्से में फैली रहती है, इसी ठंडी लेकिन शांत वादियों में था एक छोटा सा इलाका, स्टेलिंग। वहीं एक साधारण से कैबिन में रहता था फेनल परिवार। माँ मार्गरेट, बेटा स्कॉट 13 साल का, बुद्धिमान, शांत और प्रोटेक्टिवनेस से भरा, बेटी एमी 8 साल की, शरारती लेकिन मासूम, हमेशा स्कॉट के पीछे पीछे। और फिर आई 4 सितंबर 1978 की शाम के करीब 6 बजे होंगे। स्कॉट और एमी स्कूल से लौटे थे। माँ मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाने के लिए छोड़ा और अपनी बहन कैथी के साथ एक दोस्त से मिलने निकल गई। स्कॉट ने एमी को टीवी चालू करके बैठाया और खुद रसोई में चला गया। स्कॉट को मैक्रोनी बनाना आता था। किचन में रखा एक टमाटर का डिब्बा, सूखी मैक्रोनी और स्टोव पर रखा एक पतीला पानी से भरा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अक्सर करता था। एमी हंस रही थी, शायद उसने टीवी पर स्कूबी-डू चालू कर रखा था। मार्गरेट और कैथी रात करीब 2 बजे घर लौटी। जैसे ही उन्होंने कैबिन का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका चेहरे से टकराया। घर अंदर से रोशन था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। स्टोव पर पानी उबल रहा था। किचन काउंटर पर टमाटर की खुली कैन और मैक्रोनी का डिब्बा पड़ा था, लेकिन स्कॉट और एमी कहीं नहीं थे। मार्गरेट ने पूरे घर की तलाशी ली, कमरे, बाथरूम, यहाँ तक कि बैकयार्ड भी। कहीं कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। और सबसे डरावनी बात, कोई संघर्ष का निशान नहीं था। न दरवाजा टूटा था, न कुछ उठा हुआ था, जैसे वो दोनों अचानक हवा में घुल गए हों। कैथी ने टीवी की आवाज बंद की और उस सन्नाटे में मार्गरेट की एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। रात के 2:30 बजे पुलिस को बुलाया गया। पहले पड़ोसियों से पूछताछ हुई, क्या आपने बच्चों को जाते देखा? क्या किसी अजनबी को कैबिन के पास आते देखा? हर जवाब था नहीं। स्कॉट और एमी के जूते घर में थे, जैकेट भी, तो वो बाहर कैसे गए या ले जाए गए? और तभी पहली बार मार्गरेट के मन में एक डर पैदा हुआ। क्या कोई उन्हें चुरा ले गया, या क्या वो खुद बाहर गए थे? उस रात के बाद स्कॉट और एमी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। बस एक अधूरी कहानी रह गई, जो आज भी स्टेलिंग की बर्फीली हवाओं में घूमती है। हर साल 4 सितंबर को उस कैबिन की दीवारें आज भी कुछ कहती हैं। मॉम, वी वर राइट हियर, बट यू वर टू लेट। स्टेलिंग की पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया। अगली सुबह पूरा इलाका सील कर दिया गया। कैबिन के अंदर पुलिस अफसर हर चीज को बारीकी से देख रहे थे। कोई टूटा ताला नहीं, खिड़कियां अंदर से बंद थीं, कोई जूता या भारी निशान भी नहीं मिला। मतलब कोई अंदर आया बिना कोई निशान छोड़े, या फिर बच्चे खुद किसी जान पहचान वाले के साथ गए थे। जब कोई बाहर वाला शक के घेरे में नहीं आता, तो नजरें घर वालों की ओर घूमती है। मार्गरेट से पूछा गया, क्या बच्चों के पिता से कोई संपर्क था? मार्गरेट ने इनकार किया, वो अलग हो चुके थे। लेकिन फिर बात उठी मार्गरेट की बहन कैथी की। उसी रात वो मार्गरेट के साथ बाहर थी। एक पुलिस अफसर ने पूछा, अगर आप दोनों बाहर थी तो बच्चों को आखिरी बार किसने देखा? कोई जवाब नहीं था। मार्गरेट की आंखों में बेचैनी थी। कैथी चुप थी। शक अब मार्गरेट पर ही होने लगा था। मार्गरेट ने कहा कि वो दोनों रात 9 बजे बाहर गई थी और 2 बजे लौटी। लेकिन एक गवाह ने बताया, मैंने मार्गरेट को 11:30 के बाद जाते देखा था। पहले वो कैबिन आई थी अकेले। क्या मार्गरेट कुछ छिपा रही थी? और फिर एक
झूठ पकड़ा गया। कैथी ने बताया कि उन्होंने रात को घर के पीछे एक कार की लाइट्स देखी थी, पर यह बात मार्गरेट ने कभी नहीं बताई। पुलिस को कैबिन के अंदर एक दीवार के पीछे छोटा सा हिडन स्टोरेज मिला। वहां एक पुरानी टूटी हुई ड्राइंग मिली जिसमें स्कॉट और एमी का नाम लिखा था और नीचे लाल क्रेयॉन से लिखा था वी सॉ हिम अगेन। किसकी बात कर रहे थे वो? क्या वो कोई आदमी था, कोई अजनबी या कोई और चीज? मार्गरेट ने कुछ हफ्तों बाद एक अजीब बात बताई। हर रात 2 बजे उसके कैबिन की खिड़की अपने आप खुल जाती है और उसे एमी की हंसी सुनाई देती है। कैथी ने यह कहकर उसका साथ नहीं दिया, बल्कि वो मार्गरेट से डरने लगी। किसी ने चुपचाप कहा। घर के अंदर सिर्फ मार्गरेट और कैथी नहीं थे। एक लोकल रिपोर्टर ने जब फेडरल फैमिली का इतिहास खंगालना शुरू किया तो उसे मिली 60 साल पुरानी एक भूली हुई कहानी। 1950 में उसी शहर में एक परिवार रहता था। एक महिला, उसका पति और 2 बच्चे। एक रात सब अचानक गायब हो गए। सिर्फ एक टूटे हुए झूले की रस्सी मिली और एक बच्ची का खिलौना, गुड़िया, जिसके कान पर लिखा था एमी। हाँ, उसी स्पेलिंग में जैसे स्कॉट की बहन का नाम था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई दूसरी शक्ति इस कैबिन से जुड़ी हुई थी? मार्गरेट ने एक रात अपने थेरेपिस्ट को बताया, उसे हर रात एक ही सपना आता है। वो सपना नहीं, एक दोहराता हुआ दृश्य था। स्कॉट अंधेरे जंगल में खड़ा है, उसके हाथ में मैक्रोनी का डिब्बा है। वो कहता है, माँ, हमने उस आदमी को फिर से देखा। और फिर एमी की चीख। हर रात 2 बजे बिल्कुल उसी समय जब वो दोनों गायब हुए थे। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम एनकरेज से बुलाई गई। उसके पास था थर्मल कैमरास, ईवीपी डिवाइसेस और मोशन सेंसर। उन्होंने कैबिन में 2 रातें बिताई और फिर वो सामने आए, डरे हुए। एक इन्वेस्टिगेटर ने कहा, हमने एक बच्ची की आवाज़ रिकॉर्ड की जो कह रही थी, आई एम नॉट सपोज टू टॉक, ही इज वॉचिंग। थर्मल कैमरा ने उस रात बेडरूम के कोने में किसी के खड़े होने की परछाई रिकॉर्ड की। कैबिन के एक पुराने बक्से से एक और रहस्य बाहर आया। मार्गरेट को एटिक में एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी 1950 में गायब हुए बच्चों की माँ की थी। डायरी की आखिरी लाइन थी, वो वापस आ गया है, अब की बार वो मेरे बच्चों को ले जाएगा और मेरी बात कोई नहीं मानेगा। अब मार्गरेट टूटने लगी थी। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैंने कुछ अनदेखा किया था? क्या कोई हमारे आसपास था बहुत वक्त से? स्कॉट ने अपने स्कूल के दोस्तों को एक बार बताया था, एक आदमी हर रात हमारे घर के पास घूमता है, लेकिन वो माँ को नहीं दिखता। शायद मार्गरेट ने वाकई कुछ नहीं देखा था, क्योंकि वो चीज़ इंसानों को नहीं दिखती। एक ठंडी सुबह मार्गरेट को एक अनजान फ़ोन कॉल आया। वक्त था सुबह के 3:17। आवाज़ एक बुजुर्ग महिला की थी। उसने सिर्फ इतना कहा, वो जिंदा है लेकिन तुम्हारे पास नहीं, और अगर ढूंढा तो कोई और भी चला जाएगा। मार्गरेट चौंक गई। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट हो चुका था। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया, कोई मौजूद नहीं था। वो लाइन सालों से बंद थी। एक वॉलंटियर सर्च टीम को जंगल के अंदर कैबिन से 3 मील दूर एक लाल रंग का रिबन मिला। रिबन पर था एक नाम, एमी, सफेद इंक में लिखा हुआ, और उसके ठीक नीचे मिट्टी में आधे दबे हुए 2 बच्चों के हाथों के निशान। पर हैरानी की बात यह थी, वो निशान ताज़ा थे, जैसे अभी कुछ घंटे पहले के ही हो। उस दिन जंगल में एक और खोजी कुत्ता गया जो वापस नहीं लौटा, और अगले दिन वॉलंटियर डेविड मैरिसन, जो कि एक पूर्व सैनिक थे, वो अकेले ही रात को जंगल में स्कॉट की तलाश में गए। वो भी सुबह नहीं लौटे। जब टीम उन्हें खोजने पहुंची तो एक पेड़ की छाल पर खरोच से लिखा था, आई सॉ द मैन, ही हैज नो आईज। डेविड का अब तक कोई पता नहीं चला। एमी ने गायब होने से पहले अपनी दोस्त लिली को एक बार कहा था, वो हमें रोज देखने आता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलता, वो दीवार से घूरता है। लिली ने इसे मजाक समझा था, लेकिन अब कैबिन की दीवार पर थर्मल स्कैन से एक इंसानी सिर का निशान मिला, ठीक वहां जहां कोई खिड़की दरवाजा नहीं था। मतलब कोई अंदर से नहीं आया था, वो पहले से ही वही था। मार्गरेट को एटिक में एक पुरानी फटी हुई तस्वीर मिली। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी जिसे मार्गरेट ने कभी नहीं देखा था, पर पीछे लिखा था,
माई नेम इज एमी 1951। तस्वीर स्कॉट के गायब होने के ठीक 27 साल पहले की थी, लेकिन बच्ची की शक्ल आज की एमी से हैरान कर देने वाली हद तक मिलती थी। क्या एमी फिर से इस दुनिया में आई थी, या क्या कोई उसकी आत्मा से जुड़ गया था? फिर उन्होंने किया एक अंतिम प्रयास। इन्वेस्टिगेटर ने कैबिन के नीचे खुदाई की। नीचे मिला एक पत्थरों से घिरा हुआ पुराना कुआं, बंद, सूखा, लेकिन अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, जैसे कोई नीचे अब भी जिंदा हो। 2012 में एक रिटायर FBI इन्वेस्टिगेटर ने मार्गरेट को एक डायरी भेजी। उसमें था उनका पर्सनल केस लॉग। एक पन्ने पर लिखा था, आई थिंक दे नेवर लेफ्ट, नॉट देयर बॉडीज, नॉट देयर वॉइसेस, दे आर स्टक in between a place where time is paused and he is keeping them there। नीचे बना था एक स्केच, एक आदमी जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे। नेटिव अलास्का ट्रिबस ने सदियों पहले इस इलाके को नो रिटर्न वुड कहा था। उनकी मान्यता थी एक दुष्परम वहां रहता है, एक वॉचर जो इंसानों की आवाजें और चेहरे को कॉपी करता है और फिर उन्हें खुद में मिला लेता है। वो इंसान नहीं, वो याद है, एक जीवित याद। 2021 में एक फैमिली स्टेलिंग में कैंपिंग करने आई। रात में उनके 10 साल के बेटे ने कहा, मॉम, देयर इज अ गर्ल आउटसाइड, शी इज होल्डिंग मैक्रोनी, शी सेड शी वांट्स टू गो होम। मॉम, बाहर एक लड़की है, उसके हाथ में मैक्रोनी का डिब्बा है और वो कह रही है मुझे घर जाना है। सुबह बच्चे के टेंट के पास एक पुराना मैक्रोनी का डिब्बा मिला जिस पर फेडेड इंक से लिखा था फॉर मॉम, और उसके पास एक फटी पुरानी फोटो थी एमी फेडल की। 2022 में मार्गरेट की मृत्यु के बाद कैबिन को सरकार ने सील कर दिया, पर जब आखिरी बार पुलिस अंदर गई तो बेडरूम की दीवार पर ताज़ा खून से लिखा था वी आर स्टिल हियर, और घर के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में 12 डिग्री सेल्सियस कम था। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। मार्गरेट ने अपनी मौत से पहले एक लेटर छोड़ा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ये समझ लो, मैंने कोशिश की, मैंने हर रास्ता अपनाया, पर कभी कभी कुछ आत्माएं इंसान नहीं बचा सकते। स्कॉट, एमी, मैं जानती हूँ तुम वहीं हो, मैं जल्द मिलती हूँ, पर बाकी दुनिया से एक गुजारिश है, कृपया उस कैबिन में दोबारा मत जाना। आज भी अगर आप उस कैबिन के पास जाएं तो आपको लगेगा जैसे कोई आपको देख रहा है। कभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और अंदर से एक बच्ची की आवाज़ आती है, मॉम, आर यू होम। ये केस आज भी FBI की फाइल में एक ओपन अनरिजॉल्व्ड डिसअपेरियंस है, लेकिन जो वहाँ गया वो कहता है वो कभी गया ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।